12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 आयोजित किया गया था, तो फिजी में आयोजित किया गया था। यहाँ तक हमने वीडियो कंप्लीट कर लिया था इससे पहले वाले पार्ट में। इसके बाद वाले पार्ट में हम यहाँ से कंप्लीट करते हैं। भारत के बाहर किन देशों में हिंदी बोली जाती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे 4-5 देश दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछ लिया जाएगा कौन से देश में हिंदी नहीं बोली जाती है। तो यहाँ होगा मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुआना, त्रिनिदाद और जो है आपका टोबैगो तथा नेपाल। इन देशों में जो है आपका हिंदी जो है बोली जाती है। नेक्स्ट है विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया था। कौन से वर्ष किया गया था? तो वर्ष होगी आपकी 2018। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपको वहाँ पर पता नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? तो बोडो जो है, बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। बोडो जो है आपको संविधान की 8वीं अनुसूची में इसे मान लिया गया है। नेक्स्ट है कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है? कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है? किंतु राष्ट्र भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है। तो कौन सी है? कौन सी है? बिराहुई। बिराहुई जो है ये भाषा जो है ये कहाँ की है? बलूच बलूचिस बलूचिस्तान की है। कहाँ की है? बलूचिस्तान। नेक्स्ट है आपका कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो राजस्थानी और अंग्रेजी जो है आपके 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका 71वें संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाओं जोड़ी गई हैं? तो कौन सी 3 भाषा जोड़ी गई थी? तो आपका है नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ये 3 भाषा जो है आपका 71वां संविधान संशोधन द्वारा ये 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है? सिंधी। 8वीं अनुसूची मतलब ये भाषा सिंधी भी जो है आपकी 8वीं अनुसूची में जोड़ लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो 345। कौन सा आर्टिकल है? 345 यानी अनुच्छेद 345 के तहत आप भाषा जो है अपनाने के कहा गया है, राजभाषा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी का प्रचार प्रसार करना केंद्र सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद है 351। आपसे अनुच्छेद भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि संसद में कौन सी भाषा उपयोग करी जाएगी, तो उसके बारे में अनुच्छेद 120 में बताया गया है, यानी हिंदी भाषा को। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 के तहत मतलब भाषा जो होगी वो आपका हिंदी होगी और लिपि जो होगी वो आपका देवनागरी होगी। नेक्स्ट आता है आपका भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित उपबंध शामिल किए हुए गए हैं। तो भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक। ठीक है। गृह मंत्रालय के तहत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई है 1 मार्च 1971 को। राजभाषा विभाग की स्थापना गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में की गई थी, तो वर्ष 1975 में की गई थी। नेक्स्ट आता है फोवर्स 2021 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं? तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो आपका ये हिंदी इंग्लिश आती है। भाषा जो है इंग्लिश आती है। 134.8 करोड़ लोग जो है इंग्लिश बोल रहे हैं। फिर उसके बाद आता है मंदारिन यानी चीनी भाषा जो है मंदारिन, तो 112 करोड़ लोग बोलते हैं। उसके बाद आता है हिंदी। हिंदी जो है आपका तीसरे नंबर पर है, जिसे 60 करोड़ लोग बोलते हैं लगभग। नेक्स्ट आता है उसके बाद स्पेनिश। स्पेनिश 54 करोड़ लोग बोलते हैं। स्पेनिश के बाद अरबी 27 करोड़, बंगाली, फिर फ्रेंच, फिर रशियन, फिर पुर्तगाल, फिर उर्दू भी लगभग 23 करोड़ लोग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ है जो उसकी आधिकारिक भाषाएं 6 हैं। कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी है, अरबी है, रूसी है, चीनी है, स्पेनिश है और फ्रेंच। ये आपके किसकी हैं?
तो आइए आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं। नेक्स्ट आता है कौन सी भाषा का कौन सा दिवस कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र भाषा के दिवस में के रूप में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्पेनिश भाषा का दिवस 23 अप्रैल। नेक्स्ट आता है चीनी भाषा का दिवस मनाया जाता है 20 अप्रैल। अरबी भाषा का दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर। नेक्स्ट आता है आपका रूसी भाषा आता है 6 जून। नेक्स्ट आता है आपका फ्रेंच भाषा आता है 20 जून। उसके बाद आगे देखते हैं अब तक संपन्न हुए 12 विश्व हिंदी सम्मेलन की सूची है जो अब तक हुए हैं 2023 तक। पहला है हुआ था प्रथम हिंदी, आप प्रथम देख लीजिए और लास्ट देख लीजिए, प्रथम 2 देख लीजिए और फिर लास्ट देख लीजिए। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो आपका हुआ था नागपुर में, जो आपका भारत में। प्रथम हिंदी सम्मेलन तो आपका नागपुर भारत में किया गया था। तो वो कब किया गया था? 1975 को। 1975 को नागपुर में बनाया गया था। द्वितीय पोलैंड, तृतीय दिल्ली, चौथा दिल्ली, यूक्रेन, लंदन, पासी, न्यूगिनी, अमेरिका, जोहान, भोपाल, भारत और आपका पोर्ट लुइस, फिजी। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट आता है आपका 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो आपका कहाँ मनाया गया था? फिजी में मनाया गया था। यह आपका 2023 में, जो 21 वाला था 2023 में मनाया गया हिंदी विश्व सम्मेलन। नेक्स्ट है राजभाषा से संबंधित भाग और अनुच्छेद। जितने भी आर्टिकल बनते हैं यानी अनुच्छेद बनते हैं, कौन कौन से उसमें आते हैं, कौन कौन सी भाषा का विकास हुआ है, कौन कौन से अनुच्छेद में, उसके बारे में देखेंगे। यहाँ है भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित भाग है तो भाग 17 है। कौन सा है? भाग 17। अनुच्छेद 120 में है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, जो संसद में प्रयोग होगी वो अनुच्छेद 120 में है। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है वो आपका 210 में है अनुच्छेद। नेक्स्ट आता है संघ की राजभाषा, इसके अनुसार संघ की भाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी तो 343 में कहा गया है। राजभाषा संबंध आयोग के संसद की समिति 344 में कहा गया है। राज्य की राजभाषा या राज्य भाषाएं तो आपका 345 में कहा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 346 में कहा गया है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच किसी राज्य और संघ के बीच पत्र दी की भाषा, मतलब जो पत्र भेजे जाएंगे उसकी भाषा कहा गया है, 346 में बताया गया है अनुच्छेद। अनुच्छेद 347 में कहा गया है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध बताए गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में से अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, उसमें कहा गया है अनुच्छेद 348 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 349 में कहा गया है भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 350 में कहा गया है वैधता के निवारण के लिए अभ्यावेदन के में प्रयोग की जाने वाली भाषा 350 का में कहा गया है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की सुविधाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 350 खा में कहा गया है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, मतलब विशेष अधिकारी भाषा। नेक्स्ट कहा गया है 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, क्या कहा गया? निर्देश कहा गया अनुच्छेद 351 में। नेक्स्ट आता है हिंदी बहुरूपीय परिवार की आधुनिक कालीन आर्य भाषा है। आर्य भाषाओं का विकास इस क्रम में इस प्रकार हुआ है, पहले आया संस्कृत, फिर आया पाली, फिर आया प्राकृत, फिर आया अपभ्रंश, फिर आया हिंदी। अन्य आधुनिक आर्य भाषाएं उत्तर भारत में बोली जाती हैं जबकि दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, केरल में लक्षद्वीप मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। हिंदी से ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश थी। अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास 1000 ईस्वी के आसपास हुआ। अपभ्रंश के कई क्षेत्रीय रूप थे जिसमें से विभिन्न आर्य भाषाओं का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी और उसकी बोलियां विकास होशनी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी और उनकी बोलियों का विकास अर्ध मगधी से अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा के विकास को 3 चरणों में विभक्त किया गया है। अब कौन कौन से 3 चरण हैं? पहला है प्राचीन काल।
प्राचीन काल जो है वो आपका कब से कब तक माना गया है? 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। मध्यकाल है, मध्यकाल है 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। आधुनिक काल है 1800 ईस्वी से अब तक। ये इस टाइम जो चल रहा है वो आधुनिक काल चल रहा है। अब देखते हैं आपका हिंदी भाषा का क्षेत्र। हिंदी भाषा का क्षेत्र देख लेते हैं। हिंदी क्षेत्र के अभिप्राय उन राज्यों में से लिया जाता है जहाँ हिंदी का बोलबाला है। हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान को हिंदी क्षेत्र यानी हिंदी प्रदेश कहा जाता है। हिंदी प्रदेश किसे किसे कहा जाता है? हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान को हिंदी क्षेत्र कहा जाता है। भारत के महानगरों में भी हिंदी बोली समझी जाती है। साथ ही कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां प्रांतीय भाषा के साथ हिंदी को भी बोला समझा जाता है। गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र ऐसे ही राज्य हैं। गुजरात में हिंदी भी समझी जाती है, बोली भी जाती है कुछ कुछ, और पंजाब में जो पंजाबी लोग हैं वो हिंदी समझ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, और जो महाराष्ट्री हैं वो हिंदी बोल भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। ये ऐसे राज्य हैं, मतलब अपनी भाषा ही बोलते हैं और ये भी बोलते हैं, ये कहने का मकसद है। नेक्स्ट है हिंदी बोलने वालों की संख्या। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जिसके बाद बंगाली है। भारत में जो है सबसे अधिक बोली जाती है वो हिंदी है, उसके बाद आती है बंगाली। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व के लगभग 51.5 करोड़ व्यक्तियों द्वारा हिंदी बोली जाती है। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में मतलब 52,83,47,193 व्यक्तियों द्वारा हिंदी बोली जाती है। नेक्स्ट है चीनी स्पेनिश, अंग्रेजी, हिंदी और अरबी दुनिया भर में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं। दुनिया भर में 40% से अधिक लोगों द्वारा इन भाषाओं को बोला जाता है। नेक्स्ट है पापुआ न्यू गिनी में दुनिया की सबसे अधिक स्वदेशी भाषाएं हैं, यानी 840 बोली जाती हैं, जबकि भारत में 453 भाषाओं के साथ चौथे स्थान पर है। भारत कैवें स्थान पर है? चौथे स्थान पर अपनी भाषाओं के हिसाब से। दक्षिण भारत में कर्नाटक और केरल राज्य में कुछ क्षेत्रों में बोली जाने वाली तुलु भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग हो रही है। यूनेस्को ने 42 भारतीय भाषाओं को अति संकटग्रस्त माना है। कितनी भाषाओं को? 42 भाषाओं को अति संकटग्रस्त माना है। नेक्स्ट आता है हिंदी की बोलियां। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। ये आप पढ़ भी चुके हैं पहले भी, ये देख लीजिए एक बार। ज़्यादा बार जो भी चीज़ ज़्यादा बार देखेंगे उसका ज़्यादा दिमाग में असर पड़ेगा और ज़्यादा बार बहुत जल्दी ही याद हो जाती है। ब्रिजभाषा अवधी, मैथिली, बघेली, मेवाती, गढ़वाली। खड़ी बोली है बघेली, मगही, मालवी, कुमायूनी, कन्नौजी। ये बोली कहाँ कहाँ की है? यहाँ से देखिए ऊपर से। पश्चिमी हिंदी कौन सी है? ब्रिजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी है मैथिली, मगही, भोजपुरी। राजस्थानी है मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। और पहाड़ी है आपका मतलब गढ़वाली, कुमायूं, नेपाली। ये आपकी बोली पैसी भी पहाड़ी लग रही हैं और पहाड़ी हैं ये। पश्चिमी हिंदी में एक और आती बांगरू। प्रमुख बोलियां उनके अन्य क्षेत्र। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? कौरवी में बोली जाती है। और आपका है बांगरू बोली को कहा जाता है तो हरियाणवी कहा जाता है बांगरू को। खड़ी बोली को क्या कहा जाता है? कौरवी कहा जाता है। और बांगरू बोली को कहा जाता है हरियाणवी। जयपुरी बोली को कहा जाता है डुंडाड़ी। दोस्तों कहीं कहीं ऐसा होता है पढ़ने में दिक्कत आ जाती है, तो उसे आप समझ लेना खुद ही। मगर वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बड़े बड़े छाट छाट कर बनाई गई ये वीडियो। इस वीडियो के अंदर जो ये पीडीएफ बनाई गई है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। अगर जो बंदा एक बार पढ़ ले भाई साहब उसका सिलेक्शन 100% होना ही होना है। और आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी वीडियो पूरा पीडीएफ पढ़ाने वाले हैं आपको। और पूरी पीडीएफ डेली की डेली अपडेट की जाती है, करंट से भी अपडेट होती है। जयपुरी बोली का कहा जाता है तो डुंडारी को कहा जाता है। हिंदी का विकास हुआ है खड़ी बोली से हुआ है। विश्व में प्राय हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें प्रमुख का अध्ययन हम निम्नानुसार कर सकते हैं। विश्व की भाषाएं कौन सी हैं? भाषा परिवार कौन से हैं? बैरोपीय परिवार है, द्रविड़ परिवार है, ऑस्ट्रिक परिवार है और फिनो ग्रीक भाषा परिवार है।
चीनी परिवार है, और काकेशियन भाषा परिवार है, अमेरिकी भाषा परिवार है। भारत भारत में विश्व की 4 प्रमुख भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। कौन-कौन सी बोली जाती हैं आपको बता देते हैं। भारत में 4 भाषाई परिवार हैं। कौन-कौन से हैं आपको बताते हैं। भारतीय परिवार है, भारतीय परिवार यानी आर्य भाषा है। आपका आता है द्रविड़ परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा में द्रविड़ भाषा परिवार आ जाता है। आष्टिक भाषा परिवार, आष्टिक भाषा में मुंडा भाषाएं आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, चीनी तिब्बती में तिब्बती भाषाएं आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है भारत में सबसे अधिक भैरवपीय परिवार की भाषा बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है। भैरवपीय परिवार की भाषा बोली जाती है। भैरवपीय परिवार की कौन कौन सी भाषा हैं, तो पहला देख लेते हैं। पहले नंबर पर है संस्कृत। पहले पर संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, अंग्रेजी। ये कौन कौन सी है भैरवपीय परिवार की भाषा है। उसके बाद आता है फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, फारसी, पंजाबी। ये आपकी भैरवपीय परिवार की भाषाएं हो गई। अब नेक्स्ट आता है आपका उत्तर भारत की आर्य भाषाओं को में संस्कृत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसका प्राचीनतम रूप हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। आर्य भाषाओं की भाषा का वर्गीकरण निम्न प्रकार है, मतलब कैसे है। उत्तर पश्चिम शाखा, पश्चिमी शाखा में जो है पश्चिमी शाखा जो है वो बोली जाती है। यहाँ पे कौन कौन सी पश्चिमी शाखा जो है, दक्षिण पश्चिमी शाखा जो है भीली, गुजराती, राजस्थानी ये आता है। उत्तर पश्चिमी शाखा कौन सी है। लहदा, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली। ये कौन सी है उत्तरी पश्चिमी शाखा है। दक्षिणी शाखा कौन सी है। मराठी, कोंकणी, सिंगली। और पूर्वी शाखा कौन सी है। असमिया, बंगला, उड़िया। मध्य देशीय शाखा कौन सी है। हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी। कौन से मध्य है, मध्य। नेक्स्ट आता है भारत का एक ऐसा भाषाई क्षेत्र है। भारत एक ऐसा भाषाई क्षेत्र है जहाँ भारतीय भाषा भारतीय उपमहाद्वीप के 5 देशों में बोली जाती है। वो निम्नलिखित है। पहला आता है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी कौन सी है। हिंदुस्तान की कौन सी भाषा है। हिंदी। पाकिस्तान की कौन सी भाषा। उर्दू। नेपाल की भाषा है नेपाली। बंगला की भाषा बांग्ला। श्रीलंका की भाषा है सिंहली। ये कहाँ की है। श्रीलंका की। बंगाल की कौन सी है। बंगला की बंगला। नेक्स्ट है भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम क्या है। आर्य भाषाओं का कालक्रम यहाँ पर बताया गया है। भारतीय आर्य भाषाओं के काल को मोटे तौर पर 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। पहला है प्राचीन काल, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्य भारतीय आर्य भाषा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है 1000 ईस्वी से अब तक। ये कौन सी है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आर्य भाषा के 3 कालखंड हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। इनका कालक्रम भी देख लीजिए आप। प्राचीन भारतीय आर्य काल को 2 भाषाएं हैं। जो प्राचीन वाला उसका 2 भाषा हैं। उसकी 2 भाषाएं कौन कौन सी है आपको यहाँ बता देते हैं। वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद की रचना हुई थी वैदिक संस्कृत में। और लौकिक संस्कृत है। लौकिक संस्कृत में संस्कृत के अर्थवेद, सभी पुराण, रामायण, महाभारत, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, आरण्यक, महाकवि कालिदास और महाकवि माघ सभी ने लौकिक संस्कृति में लिखा है। किस में लिखा है। लौकिक संस्कृत में लिखा है। कौन सी। वैदिक काल के। नेक्स्ट आता है आपका मध्य भारतीय आर्य भाषा का काल के 3 क्रम है। 3 भाषाएं थी। कौन कौन सी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली जो थी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है। और प्राकृत जो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। अपभ्रंश है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। अब पढ़ते हैं पाली भाषा। पाली भाषा क्या है। इसे मागधी भाषा भी कहते हैं। पाली भाषा को मागधी भाषा भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने जनसाधारण को उपनिषद पाली भाषा में दिए थे। किसने दिए थे। महात्मा बुद्ध ने। कौन सी भाषा में। पाली भाषा में। ये बौद्ध धर्म की भाषा है तथा बौद्ध साहित्य भी पाली भाषा में लिखा गया था। बौद्ध साहित्य भी जो है पाली भाषा में लिखा गया था। अब देख लेते हैं प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा जो है इसका प्रथम व्याकरण बदरुचि ने प्राकृत प्रकाशन किया था। ये भाषा बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों ने प्रचलित नहीं थी। पंडितों में प्रचलित नहीं थी। संस्कृत नाटकों के माध्यम अधम पात्र इस बोली का प्रयोग करते थे। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गए हैं।
जैन सत्य जो हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, बौद्ध सत्य जो है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा के 5 प्रमुख भेद हैं, कौन कौन से हैं? मतलब पहला है महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा, इसी से महाराष्ट्रीय अभ्यंतर निकली है, इसका केंद्र था महाराष्ट्र। नेक्स्ट है पेशाची प्राकृत भाषा, पेशाची प्राकृत भाषा कौन सी थी? इसी से पेशाची अपभ्रंश निकली है, इसका केंद्र था सिंध। मागधी प्राकृत भाषा है, इसी से मागधी अपभ्रंश निकली है, इसका केंद्र था मगध। और आपका सौसैनी है, इसी से सौसैनी अपभ्रंश निकली है, इसका जो केंद्र था मथुरा के आसपास का। अधमागधी है, अधमागधी इसी से अधमागधी अपभ्रंश निकली है, इसका केंद्र था कौशल। दोस्तों पढ़ तो लेते हैं कि भाषा प्राकृत है, पाली है, तो पाली है क्या, प्राकृत है क्या, अपभ्रंश है क्या, इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। जो आपको गहराई से पता लग जाता है ना किसी के बारे में, तो आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, 10 महीने बाद किसी उस चीज़ की बात तुम्हारे सामने आएगी ना, तुम उसे आराम से बता सकते हो। नेक्स्ट है अपभ्रंश भाषा का प्रयोग 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक हुआ। इस भाषा को अबहट अबहट अबहट्ठ अबहट्ठ इनके नामों से जाना गया था। पहले जो था अपभ्रंश था, अपभ्रंश के नए नए नाम आते थे। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ। यह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के उत्तर काल की भाषा है। कब की है? उत्तर काल की। अपभ्रंश भाषा प्रारंभ कब से हुआ, इसका संबंध में 3 मत हैं। 700 ईस्वी में मांगा, 500 माना है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने माना है 700 ईसा पूर्व से, ईस्वी से मतलब। डॉक्टर नामबा सिंह ने माना है 500 ईस्वी के आसपास से। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने माना है 500 ईस्वी के आसपास से। अपभ्रंश का साहित्य में प्रयोग 1200 ईस्वी तक हुआ, यद्यपि अपभ्रंश काल 500 ईसा पूर्व से ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। आर्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख मालवा के थार के शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट आता है अबहट्ठ। अबहट्ठ का सर्वप्रथम उल्लेख वरंत नाकर यानी ज्योतिषीश्वर ठाकुर में मिलता है। किसमें मिलता है? ज्योतिषीश्वर। अब नेक्स्ट आता है विद्यापति ने अबहट्ठ को देसी लव्यना की संज्ञा दी है। क्या? देसी लव्यना की संज्ञा दी है। अबहट्ठ की से भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को ही शुरुआत मानी जाती है। हिंदी का विकास भी इसी अपभ्रंश से हुआ है। 1000 ईस्वी के आसपास से मानी जाती है। उत्तर भारत भाषा के अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप क्या है? अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप क्या है? विकसित होने वाली भाषाएं। सौसैनी अपभ्रंश क्या है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी गुजराती। मगधी क्या? मगधी अपभ्रंश बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। ब्रांच अपभ्रंश क्या है? सिंधी। महाराष्ट्र क्या है? मराठी। अर्धमगधी क्या है? पूर्वी हिंदी। खस क्या है? अपभ्रंश। भारत में हिंदी भाषी राज्य है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। भारत में बहुसंख्यक लोगों की भाषा हिंदी है और उत्तर भारत के 9 राज्यों व एक केंद्र शासित राज्य में बोली या समझी जाती है। 9 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में हिंदी क्षेत्र कहा जाता है। इसे इस प्रकार है: राजस्थानी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और दिल्ली। हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां जो आप पढ़ चुके हो। खड़ी बोली, ये हिंदी क्षेत्र में 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं, ये आप पढ़ चुके हो 2-3 बार। ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? अच्छा ये है यहाँ पे ला कर रख दिया। खड़ी बोली जो है, खड़ी बोली के बारे में जान लेते हैं। खड़ी बोली का क्षेत्र मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है। ओ तो क्या का कर रहा? ओ भाई 5 लीटर तेल गिर दे। ये कहाँ की खड़ी बोली है? रामपुर, मुरादाबाद, देहरादून और सहारनपुर, दिल्ली में कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। आता है ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? आगरा, मथुरा के आसपास का जो अलीगढ़ क्षेत्र है, इटावा वगैरह, वहाँ बोली जाती है। और कन्नौजी जो है आपका, इसका क्षेत्र फर्रुखाबाद, इटावा, शाहजहाँपुर में बोली जाती है। ठीक है। और बुंदेली जो है वो झांसी वगैरह में बोली जाती है। अवधी, लखनऊ वगैरह के आसपास बोली जाती है। बघेली जो है इसका क्षेत्र
शहर और सतना मेहर इलाका है। बिहार से भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली सरल बोली जाती है। ये सब आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं कहाँ कौन कौन सी बोली जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं संघ की राजभाषा। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, लेकिन संविधान लागू होने के 15 वर्षों की अवधि तक अर्थात यानी 1965 ईस्वी तक संघ की राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना था और संसद को ये अधिकार दिया गया था कि वह चाहे तो संघ की भाषा के रूप में अंग्रेज जो अंग्रेजी भाषा थी उसका प्रयोग को अवधि को बढ़ा भी सकती है। इसीलिए संसद ने 1963 ईस्वी तक के लिए बढ़ा दिया था। राजभाषा अधिनियम 1963 पारित कर करके ये व्यवस्था कर दी कि संघ भाषा रूप में अंग्रेजी का प्रयोग 1971 तक बढ़ा दिया तक रहेगा, लेकिन इस नियम से हो नहीं पाया। संशोधन करके ये व्यवस्था कर दी गई है कि संघीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग अनिश्चित काल तक होता रहेगा। ये ज्ञातव्य है कि संविधान के 58वें संशोधन द्वारा, यहाँ पर ये याद करना है कौन से संशोधन द्वारा अंग्रेजी को निश्चित काल तक कर दिया गया है। 58वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्कृत प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। नेक्स्ट है शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषा कौन सी है आपकी? वर्तमान में 6 भाषाओं को वर्ष 2004 से 2022 तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार है। कौन कौन सी है? तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, उड़िया। उड़िया में 2014 में दिया गया है। इसके बाद आता है आपका शास्त्रीय भाषा वर्गीकरण के आधार पर फरवरी 2014 में संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित करने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। नंबर 1 है प्रत्येक प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 ईस्वी अधिक पुराना हो, यानी 1500 ईस्वी से 2000 वर्ष 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना हो। प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो। साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो, साहित्य परंपरा में मौलिकता हो।